मोहनलाल बड़ोली जी, प्रदेश अध्यक्ष बीजेपी, हमारे बीच में। ताली जोरदार होनी चाहिए भाई। आइए। देर लगी आने में लेकिन शुक्र है फिर भी आए। तो पीछे तक ताली बजाओ जोरदार। बुके दे दो। बहुत स्वागत है सर। ये सिर्फ ये बच्चे आपको नहीं देख रहे, इस कैमरे के माध्यम से पूरे हरियाणा के युवा आपको देख रहे हैं। यहाँ से आप पूरे हरियाणा के युवाओं को एड्रेस कर सकते हो। बहुत धन्यवाद। कुछ बच्चे आ जाओ, मैं चाहूंगा कि तुम लोग जो है स्वागत करो। आईसीएस की तरफ से कुछ बच्चे आ जाओ, अध्यक्ष जी को मालाएं पहनाएंगे। अरे अलग अलग करके दो ना, मुझे जो है ऐसे पकड़ा दी। ये लो पहना दो, आ जाओ बेटा। पर पहना दो, बेटियां कोई बात नहीं, और बेटियां जो पहनाएंगी मालाएं जो है, तो बेटियों से अधिकार क्यों छीना जाए। आ जाओ बेटा, आ जाओ, शाबाश। प्रशांत, मैं अध्यक्ष जी जो है ना, इन बच्चों को तरफ से आपका बहुत स्वागत करता हूं। और हमने आपके लिए जो है ना, जैसे एक प्रार्थना पत्र सेवा में मोहनलाल बड़ोली जी, प्रदेश अध्यक्ष भाजपा हरियाणा। श्रीमान जी, पिछले 10 साल से हमारी सरकार बेरोजगारी को दूर करने के लिए नौकरियां निकाली और बिना पर्ची बिना खर्ची के आधार पर सरकारी पदों पर नियुक्ति संभव की। इस काम के लिए जो पूर्व मुख्यमंत्री श्री मनोहर लाल खट्टर जी और नायब सिंह सैनी जी और आपका हम बहुत तहे दिल से शुक्रगुजार करते हैं, बहुत बहुत आभार व्यक्त करते हैं। हरियाणा सरकार का, बीजेपी का काम और हमारा काम एक ही है सर। हम जो है इन बच्चों को बोलते हैं कि सरकार फेयर तरीके से नौकरी लगा रही है, ईमानदारी से नौकरी लगा रही है, तब ये बच्चे पढ़ने आते हैं। बहुत गरीब घरों से बच्चे हैं सर। आप इनकी आंखों में जो है, जो आशा है ना, इनकी आंखों में जो चमक है कि फेयर सिलेक्शंस के नाम पर, बिना पर्ची बिना खर्ची के नाम पर जो इनके मन में आती है, आप देख लो सर। कुछ जो है डिमांड्स और बचती हैं सर, उसके ऊपर जो है मैंने आपसे पहले भी चर्चा की है। ये भर्तियां जो है बिना पर्ची बिना खर्ची चलती रही सर। लगातार माननीय प्रधानमंत्री जी, मुख्यमंत्री जी और आप लगातार इस पर बोलते रहते हो, फिर भी एक आश्वासन इन बच्चों को जो है आपकी तरफ से सामने मिल जाए। वैसे तो वीडियोज में लगातार लगाता रहता हूँ आपकी। जैसे बहुत सारे गरीब परिवारों से बच्चे पढ़ने आते हैं, हमारी फीस कम होती है सर। 6,000 रुपये एक साल की फीस है सर। इसका मतलब 500 रुपये महीना। इस हिसाब से लगाएं तो 500 बटे 13 करें तो जो 17 रुपये रोज के हम लेते हैं इनसे पढ़ने के, उसमें टैक्स भी पे करते हैं। अगर टैक्स ना लगे तो इनका 17 के बजाय हम हो सकता है 7, 8, 10 रुपये में रोज पढ़ा दें। और दूसरा, इनको आने जाने में ट्रांसपोर्टेशन में जो है ज़्यादा खर्च होता है, तो फ्री ट्रांसपोर्टेशन की भी डिमांड हमारी है सर। अब आप इतने बड़े पद पर हो और घर के आदमी हो, इन बच्चों ने जो है बहुत मदद आपकी की है पूरी इलेक्शन में, तो पूरी उम्मीद के साथ सर कि आप भी इनकी बातों को ऊपर तक उठाएंगे। आप प्रधानमंत्री जी तक जाते हैं, माननीय गृह मंत्री जी तक जाते हैं, और सीएम साहब के पास तो आपका घर का काम है, कोई दिक्कत है ही नहीं। ग्रुप डी की वेटिंग लिस्ट जो है पेंडिंग है सर। बहुत सारे ग्रुप डी के बच्चे ऊपर चले गए, 10,000 के आसपास पद खाली हो गए हैं दोबारा, तो उनकी वेटिंग लिस्ट जारी करने से बहुत सारे बच्चों को और नौकरी मिल जाएगी। जो पुरानी भर्तियां सर, उनके परिणाम जो है कुछ चीज़ों के रुके हुए हैं। जैसे जेबीटी का मेवात कैडर की भर्ती आई थी, उनका रिजल्ट पेंडिंग है। बहुत बच्चे जो है उसमें लग जाएंगे सर। और ऐसे ही बहुत सारी भर्तियां हैं। कुछ पेपर भी जो पुरानी भर्तियों के रहते हैं, वे भी अगर जल्दी निपटा दिए जाएं और जो है वहाँ से एक जो है ऑफिशियल ऑर्डर जारी हो जाए कि इस टाइम तक हो जाएंगे वे, तो ये बच्चे अपनी तैयारी का पूरा काम कर लेंगे। प्रतिवर्ष सरकारी नौकरियों का कैलेंडर जारी अगर हो जाए, जैसे पंजाब में होता है सर, पिछले जो है 20 साल से पंजाब में भर्तियों का वार्षिक कैलेंडर जारी होता है। एसएससी में कैलेंडर जारी होता है सर, यूपीएससी में कैलेंडर जारी होता है। हरियाणा में भी अगर एक कैलेंडर जारी होगा तो जो ये माननीय जो है नायब सिंह सैनी जी है, उनकी छवि और ज़्यादा बेहतर होगी। और अगली भर्तियों की परीक्षाओं का पाठ्यक्रम निर्धारित रहना चाहिए सर। बीच बीच में पहले जो है थोड़ी सी गड़बड़ थी, बीच में जो है भोपाल सिंह खदरी जी थे, उनके साथ मेरी कई बार मीटिंग बातचीत हुई थी, तो फिर वो निर्धारित सिलेबस से आता था, उस बीच में कोई दिक्कत नहीं। उससे पहले बच्चों की बहुत प्रॉब्लम्स होती थी। अभी भी जो है ना वो जो फिक्स नहीं है सर, इस प्रकार से एक फिक्स कैलेंडर जारी हो जाए तो बढ़िया सर। अगली भर्तियों की परीक्षाओं का पाठ्यक्रम सीईटी कब होगा, ये समय से रहते जो है जानकारी मिल जानी चाहिए सर।
पिछली बार तो सीईटी का क्या हुआ कि रात को 2 बजे के आसपास तक जो मामला था कि सुबह होगा कि नहीं होगा, रात 2 बजे ये डिसाइड हो रहा कि सुबह पेपर होगा कि नहीं होगा। वो एक दिन नहीं हो पाया था, फिर उससे अगले दिन हुआ था, तो वो थोड़ा सा खिलवाड़ सा हो जाता। कम से कम बच्चों को 2-3 महीने पहले ये नोटिस में रहना चाहिए कि भी तुम्हारा पेपर उस टाइम पर होगा। वो खैर इसमें सरकार की गलती कम थी, सरकार की तरफ से तो प्रयास थे। बहुत सारे भर्ती रोको गैंग, बहुत सारे सरकार के एंटी लोग जिन्होंने बहुत केस किए थे, अब हम लोगों ने भी उनके खिलाफ हो किया था। और अब मौजूदा जो है अध्यक्ष हैं हिम्मत सिंह जी, उन्होंने उन केसेस को बहुत अच्छे तरीके से निपटाया भी है। लेकिन अब जो है एक भी बच्चों को जो है ये जानकारी नहीं है कि सीईटी कब होगा। कल परसों बच्चे मेरे से पूछ रहे थे, माँ भाई साहब सीईटी कब होगा? मैं तो नहीं बता सकता हूँ, मेरे ख्याल से सीएम साहब भी नहीं बता सकते हैं, मेरे ख्याल से भगवान भी नहीं बता सकते हैं। तो इतना जो है अनिश्चितता इसके ऊपर होती, थोड़ा फिक्स हो जाए तो बढ़िया रहेगा। बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं सर जिनको 5 से 7-8 महीने हो गए हैं, सैलरी नहीं मिली है। वे लोग जो है जैसे ग्रुप डी के हैं, ज्वाइनिंग तो हो गई, कॉमन कैडर वाले, उनकी डिपार्टमेंट नहीं मिली है और उनको सैलरी नहीं मिली है। वो भी अगर जो है जारी हो जाए तो आपसे उम्मीद करते हैं सर सभी बच्चे। माननीय अध्यक्ष जी, इन युवाओं ने बहुत उम्मीद के साथ आपका साथ दिया। जब कांग्रेस की तरफ से ये बातें चलने लग गई कि 50 वोट के ऊपर 1 नौकरी मिलेगी, तो फिर बच्चों ने जो है डिस्कस किया कि अगर ऐसे नौकरी मिलेंगी तो फिर पढ़ने लिखने वाले लोगों का क्या होगा। तब ये बिना पर्ची और बिना खर्चे की स्कीम के तहत पूरे हरियाणा में सड़कों पर उतरे। और आपने वीडियोस देखी हैं, लाडवा में जो बच्चे गए थे, अब कम से कम 10-12 जगह इस प्रकार से 2-2, 3-3 हज़ार की संख्या में बच्चों ने जा करके वहाँ पर पूर्ण उत्साह के साथ पूरे हरियाणा का माहौल बदला। और जिस टाइम पर इलेक्शन में जो है इलेक्शन चालू हुआ था, उस टाइम पर कांग्रेस इस कॉन्फिडेंस में थी कि अब की बार 60-70 सीट आएंगी। तो उस कांग्रेस के उस कॉन्फिडेंस को इन बच्चों ने ग्राउंड लेवल पर भी जाकर के 10 दिन तक हम लोगों ने क्लास नहीं लगाई, इन बच्चों ने जाकर के फील्ड में काम किया ताकि ये बिना पर्ची बिना खर्चे की सरकार लगातार चलती रहे। और वो चलती रही। और मैं मुख्यमंत्री जी का बहुत आभार व्यक्त करता हूं, जो उन्होंने वायदा किया था, थोड़ा सा देर तो की थी। पहले वो कह रहे थे कि मैं जो है शपथ ग्रहण करने से पहले इनको लगाऊंगा, पर वो शपथ ग्रहण करने के बाद लगाई थी। और आप भी जो है, मैंने कई बार आपको बुलाया, लेट आए हो, थोड़ा सा आते रहा करो, इन बच्चों को संभालते रहा करो और हम लोगों को आशीर्वाद देते रहा करो सर। ये मेरी तरफ से आपके लिए है। थैंक यू वेरी मच सर। ये 2 कॉपी हमने बनवाई थी, बहुत आभार सर। इन बच्चों को आप आशीर्वचन दें और थोड़ा सा इन बच्चों को बताएं कि जो है इन बातों के ऊपर सरकार की क्या योजनाएं हैं। मोहनलाल बड़ोली जी से जितनी ज्यादा घोषणाएं करवाना चाहते हैं उतनी तेज ताली बजानी है। ये ऐसे ही रहेगा क्या? हाँ, बिल्कुल फिट रहेगा। एक बार सभी से निवेदन है कि मुट्ठी बंद करके जयकार लगाना। भारत माता की, भारत माता की। आज आईसीएस कोचिंग सेंटर में आपके बीच में आके बड़ी खुशी हो रही है। और मैं धन्यवाद करूंगा इस आईसीएस कोचिंग सेंटर को जो पूरे देश में चलाने का काम जिन्होंने किया है। भाई परमिल कुमार जी का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं, आभार प्रकट करता हूं। और जितने भी सेंटर चले हुए हैं वो सभी सेंटर के सभी स्टूडेंट इस प्रोग्राम से जुड़े होंगे, जैसा मेरे को बताया है। तो मैं सभी जो जुड़े हुए स्टूडेंट हैं उनका भी, और उनका जो संचालन करने वाली पूरी टीम है, उस टीम का भी बहुत बहुत धन्यवाद, आभार प्रकट करता हूँ कि आज। और जिस प्रकार से आप सबको पता है, मेरे साथ आए हमारे जिला के महामंत्री निशांत जी, और आज आप सबके परिश्रम से, आप सबकी मेहनत से, जिस प्रकार से भाई परमिल जी ने बताया कि आपने चुनाव के समय जो भारतीय जनता पार्टी को समर्थन दिया, अपना आशीर्वाद देने का काम किया है, आपके उसी परिश्रम के कारण तीसरी बार हरियाणा में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी। और
हमारे हरियाणा के लोकप्रिय मुख्यमंत्री जो दूसरी बार शपथ ग्रहण की और बीजेपी के मुख्यमंत्री के रूप में तीसरी बार जो सरकार बनी, सरकार बनने से पहले जो बात अभी प्रमिल जी ने कही थी कि बिना पर्ची और बिना खर्ची के जो रोजगार देने की शुरुआत हमने की थी, और ये शुरुआत देश के लोकप्रिय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की सोच, उनकी नीतियां और जिस प्रकार से केंद्र में उन्होंने करके दिखाया। 2014 से पहले भी सरकारें बहुत आपने देखी हैं, सभी सरकारों ने अच्छे काम किए, और ये भारतीय जनता पार्टी का कोई भी नेता या कोई भी मंत्री, हम पिछली सरकारों की कोई बुराई नहीं करते कभी भी, क्योंकि उस बुराई से समाज को कोई लाभ भी नहीं होता। उस सरकार की अगर कोई कमी रही है तो उसको बताने का जरूर प्रयास करते हैं, उसको कोड करके करते हैं कि ये कमी सरकार की पिछली की रही, और हमारी सरकार की क्या उपलब्धि है वो भी हम कोड करके करते हैं कि हमारी सरकार की ये उपलब्धि है। और मैं जो बताना चाह रहा हूँ कि देश के लोकप्रिय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की सरकार की और उन मोदी जी की सोच की सबसे बड़ी उपलब्धि ये है कि केंद्र सरकार में जो केंद्र सरकार नौकरियां देती थी उसमें भी इसी प्रकार से रिश्वतखोरी, सिफारिश ये बहुत चलती थी। तुरंत 2014 के बाद पूरी तरह से उसको बैन किया और पारदर्शी तरीके से केंद्र के अंदर जितनी भी नौकरियां मिली हैं, जो पिछली सरकार कांग्रेस की रही उनका भी आंकड़ा है कि उन्होंने कितनी नौकरी केंद्र सरकार में दी, और 10 वर्ष का जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की जो सरकार का आंकड़ा है वो भी है कि उन्होंने कितनी नौकरियां दी हैं। आप गूगल पर सर्च कर सकते हैं, देख सकते हैं। जितनी कांग्रेस के समय में नौकरियां दी गई थी उससे 10 गुना नौकरियां नरेंद्र मोदी जी की सरकार ने देने का काम किया। और रोजगार मेले के रूप में रोजगार मेला लगा के कल के डेट में ही पूरे देश में 45 स्थानों पर रोजगार मेला लगा और 71,556 युवाओं को रोजगार देने का सर्टिफिकेट देने का काम किया। ये कल की बात है। और इसी प्रकार से जो हमारी तीसरी बार हरियाणा में सरकार बनी और चुनाव के समय हमने अपने संकल्प पत्र में जो बात कही थी कि जो भर्ती रोको गैंग है जिसकी चर्चा प्रमिल जी ने की, ये कांग्रेस पार्टी के नेताओं के द्वारा संचालित भर्ती रोको गैंग था। हमारी सरकार ने जितनी भी 2 लाख बच्चों को रोजगार देने का काम किया, हर भर्ती में रुकावट की, हर भर्ती कोर्ट में जाने का काम हुआ, कोर्ट से उसकी इजाजत हुई, तब जाकर बच्चों को रोजगार मिला। सभी बच्चों के साथ ऐसा हुआ है। उन्होंने प्रयास किया कि ये रोजगार ना दे पाए, लेकिन बगैर पर्ची खर्ची के रोजगार देने में भारतीय जनता पार्टी की सरकार सफल रही और जिससे नौजवान बच्चों को रोजगार के नए अवसर मिले। आज तीसरी बार सरकार बनते ही जो जिस दिन 17 तारीख को मुख्यमंत्री जी ने शपथ ग्रहण का प्रोग्राम था, उसी दिन 5 बजे बटन दबा के सबको रोजगार देने का काम किया था। उसी डेट में किया था, जिस डेट में शपथ ली उसी डेट में रोजगार देने का काम किया। क्योंकि संवैधानिक तरीके से जिस प्रकार से जब आचार संहिता लग जाती है, आचार संहिता लगने के बाद फिर वो सरकार काम नहीं कर पाती, वो टेम्परेरी उसको पावर होती है। और जो मुख्यमंत्री जी ने बात कही थी कि मैं शपथ बाद में लूंगा, पहले रोजगार दूंगा, उस बात को उन्होंने पूरा करने का काम किया, उसी डेट में पूरा किया। वो एक कानूनी प्रावधान था, उसकी मर्यादा में रहते हुए काम किया। उसकी सूची ऑलरेडी तैयार थी और उस काम को हमने पूरा किया। और आगे भी जिस प्रकार से जो बातें इसमें कही गई है, डी ग्रुप की जो वेटिंग की लिस्ट है उसके बारे में भी, पुरानी भर्तियों का जो परिणाम है उसके बारे में भी, और जो प्रतिवर्ष सरकारी नौकरियों की जो कैलेंडर की बात कही है उसके बारे में भी, सरकारी नौकरियों की भर्तियों की परीक्षाओं का पाठ्यक्रम, ये बहुत जरूरी विषय है। जो बात हमने कही है अभी, और बाबा भीमराव अंबेडकर जी ने संविधान में ये व्यवस्था की थी, जो आज मुद्दा चला हुआ ना, बाबा भीमराव अंबेडकर जी का अपमान कर दिया, कोई कहता है कि इसने अपमान कर दिया, दूसरी पार्टी कहती है इसने अपमान कर दिया। ये जो लड़ाई है, ये लड़ाई आज आप सब युवा हैं, आपके दिमाग में बैठनी चाहिए। लड़ाई बाबा भीमराव अंबेडकर जी ने जो संविधान को बनाया था, बहस ये इस बात की होनी चाहिए कि इस संविधान को ठीक ढंग से लागू कौन कर रहा है और किसने इसकी उल्लंघना की है। अपमान की बात तो संविधान की जो लोग करते रहे, जो कांग्रेस पार्टी ने कई बार किया तथ्यों के साथ,
देश के गृह मंत्री अमित शाह जी ने उस बात को सदन के अंदर रखा। जो हमारे देश का जो ऊपरी सदन है, राज्यसभा है, उसको लोकसभा से भी ऊपरी सदन मानते हैं। उसमें जो सारी बातें रखी और सिलसिलेवार रखी, पूरे डिटेल के साथ रखी, किस डेट में क्या घटनाक्रम हुआ, और उससे बौखलाहट में आके और कांग्रेस पार्टी ने फिर उस बात को तोड़ मरोड़ के एक आंदोलन शुरू किया। वो सब आपने देखा किस प्रकार से लोकसभा के अंदर हिंसा का रास्ता अपनाया। जो राष्ट्रपिता महात्मा गांधी जो आज़ादी के आंदोलन को भी अहिंसात्मक रूप से, कि भाई हथियार भी नहीं उठाएंगे, लड़ाई भी नहीं करेंगे, झगड़ा भी नहीं करेंगे, लेकिन आज़ादी प्राप्त करेंगे, ये अहिंसात्मक जो आंदोलन चलाते हुए आज़ादी को प्राप्त किया। और जो कांग्रेस पार्टी महात्मा गांधी का नाम लेके वोट मांगने का भी काम करते रहे, राज भी करते रहे, और महात्मा गांधी के रास्ते को दिखाए हुए को भी भूलकर उनका जो विपक्ष का नेता है उसने जिस प्रकार से एक सांसद को धक्का मारा, दूसरे सांसद को चोट लगी, सबने देखा है किस प्रकार का व्यवहार कांग्रेस के नेताओं के द्वारा हुआ है। तो आज मुद्दा इस बात का होना चाहिए, और आप सब युवा बैठे हैं, आपके दिमाग में बात में ये आनी चाहिए कि भाई जो देश के लोकप्रिय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की जो सोच है वो संविधान से चलने वाले हैं। उन्होंने कई बार बोला है कि इस संविधान के साथ हम कोई छेड़छाड़ नहीं होने देंगे। और ये जो एमएलए और एमपी बनते हैं, मैं भी 5 वर्ष तक पीछे विधायक रहा, मैंने कई बार बोलता था विधायक की जिम्मेवारी सिर्फ ये होती है, सांसदों की जिम्मेवारी ये होती है कि जो वर्तमान समय में कानून में संशोधन करने की आवश्यकता है उसको करवाएं, देश के अंदर भ्रष्टाचार ना हो, देश के में कभी भी कोई गरीब के ऊपर और कमजोर के ऊपर कोई अत्याचार करता है उसको रोकने की जिम्मेवारी विधायक की और सांसदों की होती है। सांसदों की, विधायकों की जो असली जिम्मेवारी है वो संवैधानिक रूप से सबको सुरक्षा देने की होती है, नए नए कानून बनाने की होती है, ये ड्यूटी होती है, हमारे संविधान में लिखा गया है। तो बहस इस बात की नहीं हो रही, बहस दूसरी बात पे कांग्रेस पार्टी खींच रही है। और आप सब युवा बैठे हैं, आप जागरूक हैं, और आने वाला भविष्य आपके, क्योंकि इस देश का भविष्य युवा है, भारत का जो भविष्य है वो देश का युवा है। और जब 2047 में देश विकसित राष्ट्र बनेगा वो सब आपकी मेहनत से बनेगा, आपके आशीर्वाद से बनेगा, आपके परिश्रम से बनेगा। क्योंकि देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने कई बार कहा है कि ये 140 करोड़ का देश है, ये अगर एक कदम चलेगा तो देश 140 करोड़ कदम आगे बढ़ेगा। सब एक साथ कदम से कदम मिलाते हुए देश के लिए काम करेंगे, समाज के लिए काम करेंगे, तो ये देश विकसित राष्ट्र बनेगा। और ये हम सौभाग्यशाली होंगे क्योंकि जब 2047 में ये देश विकसित राष्ट्र बनेगा, ये हमारी आंखों के सामने बनेगा, हम उस नए भारत को देखेंगे। और जिस प्रकार से 14 के बाद जो नए भारत का निर्माण हुआ है, ये देश के लोकप्रिय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की नीतियों का कमाल है, उनकी सोच का कमाल है। पूरी दुनिया में जो भारत का नाम रोशन किया, जिस प्रकार से बदलते हुए भारत को सबने देखा है, ये अच्छी अच्छी सड़कें जो बनती हुई आपने देखी हैं, अच्छे एयरपोर्ट बनते देखे हैं आपने, अच्छी अच्छी रेलवे स्टेशन बनते हुए देखे हैं, अच्छे बस डिपो भी जो है वो नए पैटर्न पर बन रहे हैं। देश में सुरक्षा को लेके, देश में सफाई को लेके और देश में शिक्षा को लेके जो अभूतपूर्व परिवर्तन हुआ है। और मुद्दा इस बात का होना चाहिए कि जो एक सिपाही का बच्चा है और एक एसपी का बच्चा है वो भी एक ही सिलेबस को पढ़े, कोई मजदूर का बच्चा है और जज का बच्चा वो भी एक ही सिलेबस को पढ़े। शिक्षा में ये बहुत जरूरी है परिवर्तन होना। जो मोदी जी ने बात कही है कि 1 नेशन 1 इलेक्शन, 1 नेशन के साथ 1 शिक्षा का भी पैटर्न होना चाहिए। पूरे देश का बच्चा एक ही प्रकार का सिलेबस पढ़े। क्यों इतने सारे बोर्ड बने हुए हैं? मुद्दे तो बहुत सारे देश में हैं जो छिड़ने चाहिए। एक बच्चा सीबीएसई से पढ़ रहा है, एक हरियाणा बोर्ड से पढ़ रहा है, एक पंजाब बोर्ड से पढ़ रहा है, एक यूपी बोर्ड, अलग अलग बोर्ड बने हुए हैं। किस लिए? एक जैसी शिक्षा नीति पूरे देश में होनी चाहिए। गरीब का बच्चा भी वही किताब पढ़े, अमीर का बच्चा भी वही किताब पढ़े, तभी समानता आएगी देश के अंदर। मुद्दे तो बहुत सारे हैं। और ये देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की जो सोच है ना, वो यही है, क्योंकि उन्होंने गरीबी को जिया है, गरीबी को देखा है, उनको पता है गरीब का दर्द क्या होता है। वो गरीबी से उठ के देश के प्रधानमंत्री बने हैं, उन्होंने सब चीज़ों का अनुभव है, उनके पास सब चीज़ों की एक सोच कल्पना है कि इस देश से गरीबी कैसे दूर हो, इस देश में गरीब का और कमज़ोर का सम्मान कैसे हो। ये सारी चीज़ें देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के दिमाग में है, उनकी योजना में है, और उनकी योजनाओं का ये कमाल है। तो मैं आप सब से इतना सा ही निवेदन करूँगा कि जो भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के बहुत सारे
भाषण समय समय पर, आजकल तो फ़ोन के माध्यम से आप मोदी ऐप लोड करके सुन सकते हैं। और बहुत सारी बातें जो प्रधानमंत्री जी जब भी बोलते हैं उनकी बातों को जरूर अध्ययन करना चाहिए, चर्चा भी करनी चाहिए। समय समय पर स्टूडेंटों के साथ भी बात करते हैं, वो परीक्षा पर चर्चा भी करते हैं हर साल। मतलब कोई विषय ऐसा नहीं, अगर कोई खिलाड़ी खेल के लिए बाहर जाए तो उनसे भी बैठ कर बातचीत करते हैं। ऐसे पहले प्रधानमंत्री देश को मिले हैं जो हर मुद्दे पे बात करते हैं, हर मुद्दे पे बोलते हैं, अपना विचार रखते हैं। तो ये बहुत बड़ी ताकत इस देश की है। और देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने जो ताकत देश को दी है उसका लाभ सबको मिलना चाहिए। और ये गरीब बच्चों के लिए जो फ्री ट्रांसपोर्ट की ये जो बातें परमिल जी ने मेरे को 8 चीज़ें लिख के दी है, ये 8 की 8 चीज़ें आज की डेट में मैं मुख्यमंत्री जी के साथ इसकी चर्चा करूंगा। आज की डेट में ये जो भी बातें आपने मेरे को लिख के दी हैं, आज की डेट में मुख्यमंत्री जी के साथ मेरा बैठना बनेगा। आज शाम के टाइम हम इकट्ठे बैठने वाले हैं, मैं पूरी चर्चा करूंगा और इसकी जानकारी भी परमिल जी को देंगे।